चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी। निफ्टी 0.49% पॉजिटिव थी। और वही लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक भी बाजार आपको नेगेटिव क्लोज ही करता हुआ दिखा था। निफ्टी में अल्टीमेटली 0.19% की फॉल हमें देखने को मिली थी। बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था जहां पर बाजार 3% से ज़्यादा टूटा था। वो ट्रेडिंग सेशन अगर हमें देखने को नहीं मिलता तो लास्ट वीक बाजार आपको पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिखा सकता था, बट एक ट्रेडिंग सेशन ने पूरे बाजार को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों, बाजार में जब भी तेज़ी आपको देखने को मिलती है बैक टू बैक सेशन में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि बाजार में एक रिकवरी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन दिख सकता है जहां पर बाजार 2%, 2.5%, 3% तक भी क्रैश हो सकती है, क्योंकि अभी मार्केट में कंप्लीटली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, ना कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर हम बाजार की बात करें तो लास्ट वीक तो आपको बाजार उतना ज़्यादा खास परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा। कुछ ट्रेडिंग सेशन तो बहुत अच्छे थे, एक ट्रेडिंग सेशन की वजह से पूरा माहौल ख़राब हो गया था, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छा था बाजार का। तो क्या यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी नेक्स्ट वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे भी अच्छा कर सकता है? वो डिपेंड करेगा ये 5 फैक्टर्स पे, और वही 5 फैक्टर डिसाइड करेगा कि बाजार का मूड हमें नेक्स्ट वीक के लिए कैसा देखने को मिल सकता है। अब इसमें पहला फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर है। लगातार ये वॉर हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं, डे बाय डे चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। और ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी बेटर हो जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक्स में बाज़ार में कुछ रिकवरी भी हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान तो रखना ही है। उसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस $110 पर बैरल से भी ऊपर जा चुका है, और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस वजह से इंडियन मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भी फिर से आपको दबाव फेस करने वाली है। सिंपल सी बात है भाई कि अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस ही डिसाइड करता है ना कि हमारा मार्केट आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा या फिर ख़राब परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार अच्छा क्यों किया था? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट दिखी थी, बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 3% से ज़्यादा की जो तेज़ी देखने को मिली है वो $110 पर बैरल से भी क्रूड ऑयल को ऊपर ले गया है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो हाईली नेगेटिव है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं अपने ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा तेल, और इंपोर्ट करना महंगे रेट पे हमारी इंपोर्ट बिल्स को बढ़ाता है। तो इससे क्या है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा रहेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो देश की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ रेट वैसी देखने को नहीं मिलेगी जैसा हमने गाइडेंस दे रखा है। तो ये सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ है कि आने वाले वीक्स में हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस में आपको करेक्शंस भी देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगा रखा था ईरान के ऑयल के ऊपर, उस सैंक्शंस को उन्होंने बोल सकते हैं हटा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि सप्लाई प्रेशर हमें कम होती हुई नज़र आए, और सप्लाई प्रेशर अगर हमें कम होती हुई नज़र आएगी तो उस कारण क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट दिख सकती है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस से ही ईरान हार सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस से यूएस हार सकता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली तो उस कारण क्या है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिससे ऑलरेडी उनके जीडीपी ग्रोथ खराब चल रहे हैं और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूएस इसीलिए कर रही है ताकि क्रूड ऑयल की प्राइस को थोड़ा स्टेबल किया जाए, सप्लाई को स्मूथ किया जाए, और इससे यूएस उतना ज़्यादा परेशान नहीं होगी ये वॉर अगर लंबा खिंचता है तो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में तो उसको लेकर जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, क्योंकि यूरोपियन नेशन, जापान, ये सारे कंट्रीज़ बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट एफर्ट लगाने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के लिए। अभी हमें स्टेटमेंट सुनने को मिल चुका है कि कुछ नाटो कंट्री, जापान और यूरोपियन नेशन आपको इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी यूएस के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ पर ये भी बोल रही हैं कि यूएस ग्राउंड डिप्लॉयमेंट करने वाला है ईरान के ऊपर। और ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ चीज़ें थोड़ी रिपोर्ट के ज़रिए आ रही है कि पेंटागन जो है वो डिटेल प्रिपरेशन करना शुरू कर चुका है फॉर पॉसिबल ग्राउंड डिप्लॉयमेंट इन ईरान, जो कि यूएस का ट्रूप्स आपको करता हुआ दिखेगा। बट अभी ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए ही सुनने को मिल रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक न्यूज़ हमें जापान के साइड से आता हुआ दिखा है, एक न्यूज़ ईरान के साइड से आता हुआ दिखा है, जो कि जापान के लिए अच्छी खबर है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अभी देखो मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी दिख रही है, ऐसे वॉलेटिलिटी में अगर आपको प्रॉपर काउंटर करना है तो आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए।
और मैक्सिमम लोगों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे वॉलेटिलिटी को रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप इन 2 चीज़ों में अगर मास्टर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ईजिली काउंटर कर सकते हो। तो इसके लिए 27 मार्च को हमने एक वेबिनार अरेंज किया है जिसका फ़ी हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। फ़ी है सिर्फ 999 और इस वेबिनार में आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा, जो कि इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए इनफ होगा। तो अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर इस वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ईरान जो है वो रेडी हो चुका है। जापान के जो वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो परमिशन देने के लिए रेडी है। अभी तो चीज़ें ये ऑफिशियल नहीं है, बट चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। तो चीज़ें अगर रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है तो यहाँ पर जो आपको सुनने को मिल रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए जापान यूएस की तरफ आ सकता है, यूरोपियन नेशन आ सकती है, फ्रांस आ सकता है, जर्मनी आ सकता है, ये सारी कंट्री जो इन्वॉल्व होंगी उसमें हो सकता है कि जापान वापस से आपको फॉल बैक करता हुआ दिख जाए। ये इसलिए क्योंकि उनका रास्ता क्लियर अगर है, तो उनका रास्ता अगर क्लियर है तो वो यूएस के साथ हो सकता है कि इन्वॉल्व होते हुए नज़र ना आए। और ये जो वॉर है इसमें बाकी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को ना मिले तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी वॉर को ख़त्म करने के लिए। अगर मल्टीपल कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर रशिया और चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब देखो, ऑलरेडी आप सभी को पता होना चाहिए कि यूएस ने तो क्लियर कर ही दिया था कि रशिया जो है वो ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है यूएस के फोर्सेस को टारगेट करने के लिए। ये चीज़ यूएस ने क्लेम कर दिया था। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो इंटेल शेयर करना बंद कर देंगे ईरान के साथ अगर यूएस कट ऑफ कर लेता है यूक्रेन के साथ। मतलब अगर यूएस यूक्रेन को अपना इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना बंद कर दे तो फिर पुतिन भी ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर चीज़ें ट्रंप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक तीर से 2 शिकार हो सकता है। ईरान के साथ भी वॉर ख़त्म हो सकता है और रशिया यूक्रेन का भी वॉर ख़त्म हो सकता है। उधर रशिया जीत सकता है और उधर यूएस जीत सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखनी है। बट ये सारी चीज़ें इतना भी सिंपल नहीं है। यूएस के साथ जो मल्टीपल कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, वो सारी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। और इस चीज़ को देखकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस का डॉ जोन्स आपको भयंकर गिरता हुआ दिखा था और इंडिया का गिफ्ट निफ्टी वो भी काफ़ी भयंकर गिरता हुआ दिख चुका है। गिफ्ट निफ्टी 1.14% आपको नीचे दिख रही है। 23,000 का लेवल भी गिफ्ट निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसे इंटेंस सिचुएशन पे इंडियन मार्केट स्टिल एक्सपेंसिव नज़र आ रही है बाकी की एशियन कंट्रीज़ के मार्केट के कंपैरिजन में। अगर हम चाइना के मार्केट को कंपेयर करें इंडिया के मार्केट से, कोरिया के मार्केट को कंपेयर करें इंडिया के मार्केट से, तो वो सारी कंट्री का जो मार्केट है वो स्टिल थोड़ी सस्ती नज़र आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में। इंडियन मार्केट में ऑलरेडी गिरावट हुई है मगर फिर भी इंडियन मार्केट थोड़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है उनके कंपैरिजन में। तो ऐसे टाइम पे वर्ल्ड जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल गई तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखनी है जो कि नेक्स्ट वीक बाजार को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रखेगा। और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो बाजार ने तेज़ी दिखा दिया था या रिकवरी दिखा दिया था, उस रिकवरी को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार रिपीट करता हुआ देखने को ना मिले। क्योंकि अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs की बात करें तो उनकी भी नेट सेलिंग का जो नंबर है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी उन्होंने बिकवाली की थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 5,518 करोड़ की बिकवाली थी। और अगर हम बात करें पूरे मार्च के महीने में तो FIIs का नेट सेल ऑफ जो हमें देखने को मिला है वो 17,000 करोड़ के ऊपर दिखा है। नहीं, ये FIIs का नहीं है, ये DIS का नेट इन्फ्लो का है। अगर हम FIIs की बात करें तो उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। उसका नंबर अगर देखोगे मार्च के मिड तक तो 52,703 करोड़ की बिकवाली वो मार्च के महीने में कर चुके हैं। और सिंपल सा रीज़न है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ जो हमें डे बाय डे बढ़ती हुई दिख रही है। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया के मार्केट की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकती है और ये सारी चीज़ों की वजह से FIIs की कंटिन्यू सेलिंग दिख रही है।
और इसमें एक तड़का लग रहा है रुपीज़ का भी। रुपीज़ डे बाय डे रिकॉर्ड लो हिट करता हुआ जा रहा है। अभी रुपीज़ का जो वैल्यू है वो डॉलर के अगेंस्ट 94 के ऊपर निकल चुका है। ये जब आर्टिकल पब्लिश हुई थी तो वहाँ पर 93 मेंशन है, बट अभी 94 के ऊपर निकल चुका है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एफआईएस को इंडियन मार्केट से निकलने के लिए इनफ रीजंस देती हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी के टेक्निकल सेटअप के बारे में तो वो भी हमें वीक दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बाज़ार को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और ये सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी बाज़ार आपको कुछ खास अच्छा करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, अगर बाज़ार से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती है। तो अभी मल्टीपल नेशंस यूएस के साथ आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए। ये हाईली नेगेटिव खबर है और इस वजह से बाज़ार तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हाईली नेगेटिव सेंटिमेंट तो दिखा ही रहा है। बाकी अगर चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी तो उसके बेसिस पे आपको बाज़ार की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। बट अभी के हिसाब से बाज़ार के लिए सेंटिमेंट हाईली नेगेटिव है। बट जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।